नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। विच कंट्री पार्टनर्ड विथ इंडिया टू लॉन्च अ क्लाइमेट रिजिलियंट व्हीट इनिशिएटिव एम्ड एट बूस्टिंग लोकल फार्मिंग एंड रिड्यूसिंग व्हीट इंपोर्ट्स? किस देश ने भारत के साथ मिलकर जलवायु सहिष्णु गेहूं पहल शुरू की जिसका उद्देश्य स्थानीय खेती को बढ़ावा देना और गेहूं आयात को कम करना है? तो इसका उत्तर होगा घाना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घाना की यात्रा की और वहां पर यह समझौता हुआ है। Which Indian organization collaborated with Ghana's CSIR Crops Research Institute for the Climate Resilient Wheat Initiative? भारत के किस संगठन ने घाना के CSIR Crops Research Institute के साथ जलवायु सहिष्णु गेहूं पहल के लिए सहयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा अरीमा फार्म्स। घाना जो है वह एक क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है भारत के सहयोग से, और इसके लिए उसने अरीमा फार्म्स जो भारत की संस्था है उसके साथ वहाँ के CSIR क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने समझौता किया है। यह एक बहुत ही रणनीतिक कदम है क्योंकि इसके माध्यम से घाना हर साल $400 मिलियन के गेहूं के आयात को कम करना चाहता है। वह आयात पर बहुत अधिक निर्भर है और इस तरह से वहाँ पर स्थानीय स्तर पर गेहूं की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट वेराइटीज़ हैं, जो जलवायु सह्य गेहूं के प्रकार हैं, उनका वहाँ पर खेती की जाएगी उनकी, और इस तरह से वहाँ पर खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। यह दक्षिण सहयोग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जहाँ पर कि ग्लोबल साउथ के देश आपस में अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए, विशेषकर भोजन और कृषि से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन इन इंडियन नेवी टू बी ट्रेन टू फ्लाई फाइटर जेट्स? भारतीय नौसेना में फाइटर जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका उत्तर होगा आस्था पुनिया। शिवांगी सिंह राफेल फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं शिवांगी सिंह। और भावना कंठ जो है वो किसी कॉम्बैट मिशन के लिए, लड़ाकू मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला फाइटर पायलट है, वुमेन फाइटर पायलट है। और साथ ही साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली भी वो पहली महिला फाइटर पायलट है। अवनी चतुर्वेदी जो हैं वो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। और आस्था पुनिया जो है वो भारतीय नौसेना की, नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट है। तो याद रखेंगे, शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली, भावना कंठ किसी लड़ाकू मिशन के लिए चुनी गई, और रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली अवनी चतुर्वेदी अकेले फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली, और आस्था पुनिया इंडियन नेवी की पहली फाइटर पायलट। व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट मार्टिन मेमोरियल इन ब्यूनस आयर्स? ब्यूनस आयर्स में सेंट मार्टिन स्मारक का प्राथमिक महत्व क्या है? तो इसका महत्व यही है कि यह जोस डे सेंट मार्टिन को अर्जेंटीना, चिली और पेरू के मुक्तिदाता के रूप में सम्मानित करता है। जोस डे सेंट मार्टिन जो थे वो अर्जेंटीना के थे। उन्होंने अर्जेंटीना, चिली और पेरू को स्पेन के नियंत्रण से आज़ाद किया था। इन्हीं के जैसे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सिमोन बोलीवर, वो वेनेजुएला के थे, और उन्होंने कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, पनामा, बोलिविया इत्यादि देशों को स्पेनिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी, स्वतंत्रता दिलाई थी। इसलिए उन्हें लिबरेटर ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका का मुक्तिदाता कहा जाता है, एल लिबरेटोर कहा जाता है। इसी तरह से जैसे कि जनरल जोस डे सेंट मार्टिन को अर्जेंटीना, चिली, पेरू का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वेयर इज द 17th ब्रिक्स समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2025? 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यह आयोजित हो रहा है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2025 ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय ब्राज़ील? ब्राज़ील द्वारा आयोजित 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक फॉर द 2025 समिट? 2025 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिक्स समूह में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें सदस्य शामिल हैं 11। ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। यह
ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक समन्वय का फोरम है और इसके कई सारे विषय हैं जिनमें कि ये देश आपस में सहयोग करते हैं। 2001 में जिम ओ'नील नाम के एक अर्थशास्त्री जो कि गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक ब्रिक शब्द का इजाद किया और उसमें उन्होंने ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना को रखा था कि ये देश जो हैं आगे अच्छा आर्थिक वृद्धि करेंगे और इनका एक ग्रुप हो सकता है। इसी से बाद में ब्रिक और फिर साउथ अफ्रीका का आने से ब्रिक्स बना। Which two countries officially joined the new development bank NDB ahead of the 17th BRICS summit? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले किन दो देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया है? तो ये देश हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। हाउ मेनी कंट्रीज आर नाउ मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने सदस्य देश हो गए हैं? तो 12 सदस्य देश हो गए हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के आने के बाद। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी लोकेटेड? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय स्थित है शंघाई, चीन में। 2014 में जब ब्रिक्स का छठा समिट हुआ था फोर्टालेजा में, तो वहीं पर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात चली थी और एक साथ साथ उसके साथ साथ कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था करने की बात हुई थी। तो 2015 में इसकी स्थापना हो गई और यह जो संगठन है यह मुख्य रूप से अवसंरचना और सतत विकास से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं विकासशील देशों में उसके लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। तो यह एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, कई सारे सदस्यों वाला विकास बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और इसके कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे जोहान्सबर्ग में है, साओ पाउलो ब्राज़ील में है, भारत में अहमदाबाद में है और रूस में मॉस्को में है। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और साथ ही साथ मेंबर्स होते हैं। ब्रिक्स बैंक भी इसे कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक वैसे इसका सही नाम है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो सदस्य देशों के बीच जो है वो रोटेट करते जाते हैं, प्रेसिडेंसी जो है। और एनडीबी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है डिल्मा रोसेफ। ब्रिक्स की सदस्यता एनडीबी की सदस्य होने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है वह आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जो है यह एक तरह से देशों के बीच जो है आपस में वित्तीय सहयोग करने का एक प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन की समस्या आती है तो देश जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यह कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है भुगतान संतुलन का संकट आने पर। और यहाँ पर जो है यह फुल्ली ऑपरेशनल है, सीआरए बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जो इसके सदस्य देश हैं उन्होंने अलग अलग रिजर्व जो है वो कमिट किए हैं, जैसे चाइना 41 बिलियन यूएस डॉलर का, ब्राज़ील 18 बिलियन यूएस डॉलर का, भारत भी 18 बिलियन यूएस डॉलर का, रसिया 18 बिलियन यूएस डॉलर का और साउथ अफ्रीका 5 बिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट कर रहा है इसके रिजर्व के लिए। तो अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जेनिफर सिमन्स वाज इलेक्टेड द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो वो चुनी गई हैं सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक? फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू कलेक्ट जीनोमिक लाइफ स्टाइल एंड क्लिनिकल डेटा फॉर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। निजीकृत स्वास्थ्य सेवा के लिए जीनोमिक जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्र करना ही पहले बायोबैंक का उद्देश्य है। नेशनल बायोबैंक होगा भारत का ये। वेयर वाज द फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक इनॉग्रेटेड? फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी जो यहाँ पर है ये बायोबैंक, और यह बायोबैंक जो है वह 10,000 इंडिविजुअल्स का डेटा जो है उसको कलेक्ट करेगा और इसका उद्देश्य यही होगा कि भौगोलिक, जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अलग अलग लोग जो हैं इसमें शामिल हो। यह जो बायोबैंक होगा यह बायोबैंक काफ़ी मददगार होगा आगे बीमारियों से लड़ने में, खास करके डायबिटीज़, कैंसर और जो दुर्लभ जेनेटिक डिजीज होते हैं उनसे निपटने में, क्योंकि यह जो लोगों के स्वास्थ्य का ट्रेजेक्ट्री है उसको ट्रैक करेगा, डिजीज़ के पैटर्न को पहचानेगा और इसके लिए
AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स और जीन गाइडेड थेरेपीज का प्रयोग करेगा इन सारी बीमारियों से निपटने में। इसी तरह का एक बायोबैंक जो है ब्रिटेन में स्थित है और उसी के मॉडल पर यहाँ पर भी स्थापित किया गया है बायोबैंक। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। When is वर्ल्ड जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व जूनोटिक रोग निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, तो उसका दिवस मनाया जाता है उनके रोकने के लिए। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 6 जुलाई को। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ल्ड जूनोटिक डिजीजेज प्रिवेंशन डे? विश्व जूनोटिक रोग निवारण दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज ट्रांसमिसिबल बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। जानवरों और मनुष्यों के बीच संचरित होने वाले बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विच हिस्टोरिकल इवेंट इज कमेमोरेटेड ऑन वर्ल्ड जूनोटिक डिजीजेज प्रिवेंशन डे? विश्व जूनोटिक रोग निवारण दिवस पर कौन सा ऐतिहासिक घटना को स्मरण किया जाता है? तो यहाँ स्मरण किया जाता है लुई पास्चर्स डेवलपमेंट ऑफ द रेबीज वैक्सीन। लुई पास्चर द्वारा रेबीज वैक्सीन का विकास जो है उसको ही यह याद करता है, क्योंकि रेबीज जो है वो एक तरह का जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं? ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को पहली बार किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल रेबीज टीका दिया था। एक लड़के को दिया था जिसे कि एक रेबीज से पीड़ित कुत्ते ने काट लिया था। इसी की याद में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और जूनोटिक डिजीजेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि समय पर उपचार किया जाए, समय पर रोगों की पहचान की जाए। जैसे रेबीज जो है वह एक जूनोटिक डिजीज है और इससे लगभग भारत में हर साल 5,500 लोग मरते हैं, तो सावधानी ही बचाव है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।